अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नेरा से लंदन स्टूडियो। ये आज हमारी पहली ब्रॉडकास्ट है लंदन से। तो हम आपके लिए नए से नए प्रोग्राम लेके आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। आपको जैसे पता है कि यूके में जो इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उसमें जो हमारी रूलिंग पार्टी है ना, लेबर, उसको काफ़ी अच्छी तरह डिफीट हुई है। और इसी टॉपिक के ऊपर हम आज आप सामने ना थोड़ी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आज बड़े जो होते हैं ना चैम्पियन पॉलिटिक के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शाहिद यूनुस साहब हैं जो टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माशाल्लाह तो 3 दफ़ा कौंसलर भी रह चुके हैं। इसके बाद हमारे जनाब असलम साहब माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं। इनकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र होती है हर पाकिस्तानी पॉलिटिकल इशू के ऊपर। और मेरे साथ हैं ताहिर माहिर साहब, ये लिब डेम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये माशाल्लाह मेयर भी रह चुके हैं और कौंसलर भी हैं, और इनकी काफ़ी हद तक ना काफ़ी ज़्यादा लिब डेम के अंदर ना खिदमात हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनाब असलम साहब से। तो जी असलम साहब, क्या समझते हैं जो आज की पॉलिटिक्स को? बड़ी मुश्किल हो रही है, यानी कि सारी सियासत नेशनल भी और मकामी भी। पिछले जुमेरात को इलेक्शन हुए बल्दियाती, जो लोकल काउंसिल के 5000 सीट्स थी जिन पर सब पार्टियों ने कंटेस्ट किया। और बड़ी पार्टी तो लेबर थी कि जिसने 1500 वो मेंबर लूज़ किए। बहुत बड़ी डिफीट है हिस्ट्री में। और वो जो बहुत सारे लॉस हैं लेबर के, और कंसर्वेटिव ने भी लूज़ किया, दूसरी बड़ी पार्टी थी, और लिबरल डेमोक्रेट सब ने। लेकिन ज़्यादा लेबर के जितने वोट शिफ्ट हुए हैं नई पार्टी जो वजूद में तो थी पहले ही, लेकिन कोई इसको इतना पूछता नहीं था, कोई रिफॉर्म। तो रिफॉर्म के 4 वोट से 4 से उन्होंने 1400 मेंबर है इस वक्त उनके। तो ये बहुत बड़ा एक ज़ल्ज़ला था यहाँ की मकामी पॉलिटिक्स में। लेकिन ये मकामी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है जो नेशनल कौमी पॉलिटिक्स है, तो उस पर भी जो फ़र्क पड़ा है। अब ये आप सुन रहे होंगे कि लेबर पार्टी में एक बहुत बड़ा एक तरह भूचाल आया है और लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम छोड़ दो जो भी प्राइम मिनिस्टर है, जो कीयर स्टारमर है। तो ये तो बाद में बात करेंगे। लेकिन ये इब्तिदा हुई जो पिछले जुमे को, और अभी तक ये टोटली पूरी पॉलिटिक्स यहाँ की यानी जैसे वो कहें कि टर्माइल में है। तो फैसला जल्दी हो जाएगा। आज कुछ वज़ीर जो है वो इस्तीफ़ा दे गए हैं, तो ऐन मुमकिन है कि 1-2 हफ्तों में ये इस प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया जाए कि वो डी-सीट करे उसको और नया बंदा लेके आए। असलम साहब, आप समझते हैं कि ये जो अभी पार्लियामेंट में चला हुआ है कि जो स्टाइमर को कह रहे हैं कि आप छोड़ दें, आया ये छोड़ देगा स्टाइमर? अभी तो नहीं, यानी कि आज बुला टल गई है आज वाले दिन कि इसका जो मेन चैलेंजर है वो वज़ीर सेहत है यहाँ का, नाम उसका वेस्ट स्ट्रीटिंग है। और अच्छा परफार्मर है एज ए वज़ीर। उसने यहाँ पे बड़ा जो इश्यू है नेशनल हेल्थ के, उसका वो यानी कि उस महकमे का वज़ीर था। तो नेशनल हेल्थ में बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट थी, यानी कि पिछले साल जब लेबर आए हैं तो उस वक़्त जो वेटिंग लिस्ट है मरीज़ों की, यानी कि जो अपना इलाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो तकरीबन 8 मिलियन थे। और इस बंदे ने जब से चार्ज लिया है ही परफॉर्म वेरी वेल। आज की जो फिगर है वो वेटिंग लिस्ट 8 मिलियन से गिर के 7.1 मिलियन आ गई, यानी कि बहुत बड़ा। लेकिन सियासत उसकी यहाँ पे वो पता नहीं दायां बाजू बायां बाजू जो कहा जाता है सियासत में, ये बंदा जो है जिसका जिक्र अभी हुआ, ये वज़ीर जो आज इस्तीफ़ा दे गया है कि मैं नहीं मानता जो मौजूदा लीडर है कि वो डिलीवर कर रहा है या करेगा, और आइंदा इलेक्शन में लेबर को जिस तरह भी डिफीट हुई है लोकल इलेक्शन में, वो नेशनल इलेक्शन भी सफाया हो जाएगा, इसलिए इसको तब्दील किया जाए। लेकिन अभी उसने जो चैलेंज है जो उसका, वो इतना उभर के नहीं आया, क्योंकि एक चैलेंज करने के लिए कम अज़ कम 20% वोट चाहिए। 20% मीन कि उस पार्टी के जो सिटिंग एमपी है, सिटिंग एमपी इस वक्त लेबर के 404 है,
और इसको 81 वोट चाहिए जो उसको बैक करे। मेरे ख्याल में अभी तक उसका नहीं हुआ बंदोबस्त, इसलिए वो अभी बुला टल गई है, लेकिन टलने वाली नहीं है, क्योंकि और भी 2 बंदे और भी हैं जो इस प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करेंगे। एक जो कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, रेना, और उसका झगड़ा था, ये झगड़ा नहीं, वो चली गई थी कि एक स्कैंडल बना था कि उसने टैक्स छुपाया है, तो लेकिन आज वो कह रही है कि मेरा टैक्स का मामला साफ हो गया है सारा, वो भी चैलेंजर है। और एक और बंदा जो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है लेकिन वो मैनचेस्टर का मेयर है, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी मैस अपील है बहुत, लेकिन वो चूंकि सिटिंग एमपी नहीं है इसलिए वो यानी कि अभी डायरेक्टली चैलेंज नहीं है, तो अभी तक तो बच गया है प्राइम मिनिस्टर। नहीं, असलम साहब, एंडी बर्नम तो एमपी भी नहीं है, एमपी नहीं, तो वो कैसे चैलेंज कर सकते हैं? उसको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो उसके हमायती है, कोई अपनी सीट खाली करेगा जो पक्की सीट होगी जिससे वो जीते, चाहे मैनचेस्टर है चाहे लंदन में कई जगह है। तो जब वो बाई इलेक्शन 90 दिन लगते हैं प्रोसेस को, बाई इलेक्शन को, तो उसके बाद जब वो आ गया, अगर वो बन जाएगा तो ही इज अ सीरियस चैलेंजर। ताहिर साहब, आप क्या कहते हैं? आप अपनी पार्टी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा नाम है ताहिर, मैं लिबरल डेमोक्रेट, मैं इतने काउंसलर भी रहा हुआ, मैं पार्टी का वाइस प्रेजिडेंट भी रहा हुआ, तो मेयर भी रहा हुआ, तो मैं इलेक्शन भी खड़ा सी जनरल इलेक्शन एमपी वास्ते। जी लोकल इलेक्शंस हुई ने, सो अगर करेक्ट यू असलम साहब, we did win extra seats, 135. ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ myself, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ many times ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, and this is the key thing, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, we have to come forward ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ represent ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ represent ਕੀਤਾ, then basically ਗੋਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ other communities ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਹਰਡ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ about 4,600 ਨੇ, ਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ 3,800 ਤੇ ਸਾਡੇ 3,300 ਨੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ, ਰਿਫੋਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇ ਹਾਈਡ ਇਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼, ਬਟ ਦੇ ਰੇਸਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਵਰੇਬਲ policy ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਵ ਗਟ 260,000 ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਅਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਰੇਸਿਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ, ਅਸੀਂ EU ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, and we can't lead them, therefore we're going to come out of it. We live in a community and a society in the world ਜਿਹੜੀ economic ਸਾਰੀ transactions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they're based on one another. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, it will finish them off. So we have to be careful and we have to represent ourselves. ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4th sometimes 5th generation ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? Then you know, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਏ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ 4th 5th generation, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਲੈਣ,
they're English. And how will they settle back in Pakistan? Will Pakistan take millions and millions of people back? Or Bangladesh? It's just not going to happen. So we have to go forward and represent ourselves. Now, and Labour Party the gal ki thi, I just want to correct a couple of things. Labour Party didn't, even though they didn't help Israel, help overtly Israel nu Gaza ich, they sold ammunitions and they supported Israel. ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਫਰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਊਨ ਹੀ ਹੈ ਰੈਡਿੰਗ ਬਾਰੋ ਕੌਂਸਲ। ਐਸ ਉਹ ਰੈਡਿੰਗ ਬਾਰੋ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करने पे रेडिंग ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗਮ ਨੂੰ रिप्रेजेंट करने पे हैं। शाहिद भाई आप बताएं। पहली बात नवीद भाई, बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और एक बड़ी अहम मौजू पे ये बात हो रही है। असल में पॉलिटिक्स, हमारे जो कम्युनिटी है वो कहते हैं कि वी डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, जैसे तार भाई ने कहा, मगर एक्चुअली पॉलिटिक्स अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इट इफेक्ट्स आवर इकोनॉमी, व्हाट गोज इन आवर पॉकेट्स, आवर बिजनेसेस, अपने सोशल जो इश्यूज हैं उनको इफेक्ट करती है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है उसको इफेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट, यू नेम इट, पॉलिटिक्स अफेक्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ। सो दैट्स नंबर वन। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम नौजवानों से बात करते हैं, हमारी कम्युनिटी में दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स को बड़ी नफरत से देखते हैं कि ओह इट्स अ डर्टी गेम, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। मगर उसके अलावा जो है ना, हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों का फ्यूचर ब्राइट हो, हमारी कम्युनिटी का फ्यूचर ब्राइट हो, then we need to be part of the decision making body. Decisions कहाँ होते हैं? वो चेंबर के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। That's the way the system works, and we need to make sure we are part of the system. We are inside, not outside. Outside हम shout scream तो कर सकते हैं, मगर आपको जो decision नहीं कर सकते। You're not part of the decision body. That's number one. दूसरी चीज़ ये है कि मैं as a counselor हूँ यहाँ वोकियम बरा में for the last 15 years. नाम आपने बताया शाहिद यूनुस, और इसमें काफ़ी मुझे इनसाइड काम करने का मौका मिला। यू गेट टू नो हाउ द लोकल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम इनसाइड, जो डिसीजन मेकिंग होती है कैसे होती है। और आई हैड अ पोर्टफोलियो फॉर चिल्ड्रन सर्विसेज, कॉर्पोरेट इनसाइड और अडल्ट्स का भी। तो जैसे यानी मेजर डिसीजंस कैसे होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है, आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट इन अ वे। तीसरी चीज़ ये बात है नवीद भाई कि जब हम रिप्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, हम वी आर देयर टू रिप्रेजेंट एवरीवन, मुसलमान और नॉन मुसलमान, एवरी कम्युनिटी वी आर रिप्रेजेंट। सो माई अप्रोच इज सिंपली टू वर्क फॉर द बेटरमेंट फॉर द होल ऑफ द कम्युनिटी। अगर हम अपने आप को सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे ना, तो वी आर नॉट गोना बी सक्सेसफुल बिकॉज विद सो मच ऑपोजिशन होगी। गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक स्कूल, हम चाहते हैं कि स्कूल अच्छे हों ताकि सारे जो बच्चे जो है ना उसकी एजुकेशन जो है ना वो अच्छी उनको मिले, उनको ब्राइट फ्यूचर हो। जब स्कूल अच्छा होगा तो जो पाकिस्तानी बच्चा या और दूसरे डिफरेंट फेथ या रेस का बच्चा जाएगा तो सभी जो है ना उसको फ़ायदा उठाएंगे, सिर्फ मुसलमान नहीं उठाएंगे। और जब हम आप सभी का सोचेंगे तो सारी कम्युनिटी जो आपके खिलाफ भी कई दफ़ा होते हैं ना, वो भी आपके साथ आ जाते हैं, बिकॉज ही हैज़, वो कहते हैं कि ये सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो समटाइम आई फाइंड कि हमारे जो local councillors है ना up and down the country, we highlight too much Muslim issue only, and this might go against by ताहिर जो कह रहे थे, मगर I'm sure मतलब मकसद ये है कि अच्छी चीज़ के लिए हम काम करें, अच्छी आउटकम हो, अच्छी पॉलिसीज़ हो, और ताकि उसकी आउटकम सभी के लिए अच्छी हो। I think that is the best outcome उसके लिए जो ना हो सकता है। In terms of election results, आपने असलम भाई ने बात की और ताहिर भाई ने भी, ऑब्वियसली रिजल्ट्स सभी के सामने हैं। अच्छे रिजल्ट नहीं थे कंजर्वेटिव पार्टी के लिए भी और ज़ारा लेबर के लिए भी, मगर रिफॉर्म ने बहुत उसको गेन किया। मगर लेट्स डिग डीपर इनटू दिस, राइट? रिफॉर्म ने क्यों, यानी कि लिब डैम ने तो गेन की है ना, लिब डैम ने गेन की है, लूज भी की, लूज ने की, ठीक है, थोड़ा सा, और लेबर और कंजर्वेटिव ने लूज की है। मगर सबसे बिगेस्ट गेन जो हुआ ना वो रिफॉर्म का है, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मगर आई वांट टू डिग डीपर, राइट? कि क्यों उन्होंने जो है ना ये उसको इतने नंबर इंक्रीज किए। जब हम यहाँ कैनवसिंग कैसी होती है कि हम डोर स्टेप्स पे डोर नॉक करते हैं, लोगों से बात करते हैं डायरेक्टली, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे इशू क्या है।
So a lot of the people are saying that the normal जो political parties है ना, जैसे conservative का हुआ, Labour का हुआ, जो traditional parties हैं, वो हमारे लिए it doesn't make any difference whichever party comes to power. हमारी life जो है ना वो बेहतर नहीं हो रही है. We have seen this over the decades, right? You know, पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं हमारी life बेहतर नहीं हो रही है. So end of the day, the system जो है ना अभी somehow it is not working for the betterment of people. End of the day, ये है ना democracy क्या है? ये is for the it's government of the people, by the people and for the people, है ना? तो उसके लिए जो system है ना वो deliver करना चाहिए वो सभी के लिए ताकि people are better off, उनकी जो living standard अच्छा हो और उनकी बेहतरी हो and there is a hope. मगर आजकल क्या हो रहा है कि last couple of decades है ना लोग जो है ना वो नाउम्मीद हो चुके हैं कि system deliver नहीं कर रहा. तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि these parties, traditional parties, they are not delivering, let's give somebody else a chance. So I personally see this is more of a protest vote to a third party, जिस तरह US में भी हुआ है कि चलो एक नागरिक को आप वोट दें, हम दिनों को देख लिया दूसरी parties को, and maybe he can do something better for us, right? And I can see a similar trend this here. I think this is also a wake-up call for the traditional parties as well. कि अगर उन्होंने वाकई से policies जो है ना इख्तियार की और implement ना की, तो actually in the future looks very bleak, and there will be a time when the parties like Reform, they will have the majority और जो मुल्क के लिए बेहतर बिल्कुल नहीं होगा. So I think we need to dig deeper, underlying उसकी causes क्या है. असल में प्रॉब्लम ये है नवीद भाई कि यहाँ जो है ना at a higher level structural problems हैं यहाँ और वही कोई political party उसको address नहीं कर रही. They are difficult decisions and politically they are not the right decisions to make. Conservative की तरफ से भी और Lib Dem के भी और बाकी Labour का भी है. They are very difficult decisions to make. This will maybe impact people's life. Maybe not better for the short term, but in the long term, actually, they will benefit. And no political parties wants to take those short-term decisions, difficult decisions, because politically that is is not going to work out right for them. शाहिद भाई मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर बदली हो रहे हैं मुझे ना फ्यूचर में जाकर हमें प्राइम मिनिस्टर भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा. इसकी आपने बात की ना टिपिकली और यही मैं आपने नेक्स्ट बात कर रहा था कि ये जो है ना अभी चेंज हुई ना इफ आई रिमेंबर करेक्टली दिस इज स्टार्मर इज इन 6th प्राइम मिनिस्टर राइट पिछले तकरीबन 5-6 साल में हमने चेंज किए हैं. आई मीन कंजर्वेटिव पार्टी का आपने देख लिया कि कम से कम 5 जो हाँ हुए. सो पीपल आर रियली फेड अप कि लोग जो है ना कि हर 2 साल बाद जो है लीडरशिप चेंज हो रही है. मगर अगर ये मैं ये समझता हूँ कि ठीक है लेबर का है एंड ऑब्वियसली एज ए parties opposition you want to see a turmoil in the other party right but to be honestly I don't think लोग उससे खुश नहीं होंगे because अगर पार्टी का लीडर चेंज हो भी गया so what right और कोई आ जाएगा उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे. That is what really are concerned about right. So their problems their life should be better off as a result of that and I don't think अगर आप वेस्ट स्ट्रीटिंग का के लें या और कोई भी ले लें एंटी बर्नर भी हो जाए उसका इमीडिएटली आपको फिगर हेड चेंज करने से कोई ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले नहीं है. एंड वी हैव सीन दैट इन द कंजर्वेटिव पार्टी एज वेल. कितने चेंजेस आई मगर प्रॉब्लम तो वही रहे चेंज नहीं हुए. असल में प्रॉब्लम जो है ना वो एड्रेस करने की जरूरत है और आई मीन लेबर आर इन एक्सीलेंट पोजीशन एट द मोमेंट. अब जनरली देखें कि क्योंकि उनको मैंडेट इतना स्ट्रांग मिला हुआ है एंड दे यूज दैट टू एक्चुअली मेक दो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना ताकि लॉन्ग टर्म है ना मुल्क को फायदा हो एंड पीपल्स लाइव्स आर बेटर ऑफ. अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्मर didn't have the strong personality to do that and maybe somebody else can. तो आप क्या समझते हैं अगर स्टार्मर चला जाता है तो शबाना महमूद या एंडी बर्नम आर दे गुड कैंडिडेट आर दे एबल टू रन द कंट्री? नहीं आई थिंक देखो ना मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आएगा ना एक यहाँ जो गवर्नमेंट है ना वो एक आदमी की तो नहीं होती ना. there's a huge उनकी कैबिनेट है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं एंड अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पीएम राइट. अगर मिसाल तौर पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी अगर रॉन्ग करता है तो ठीक है मगर अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी तो पीएम की होती है. बिल्कुल. तो उसने उसको पॉइंट किया हुआ है. मगर मैं कहने वाला हूँ कि ठीक है अगर दूसरा एंडी बर्नम भी आ जाए और या और वेस्ट स्ट्रीट भी आ जाए. असल में बात यह है कि उनका जो एजेंडा है मैनिफेस्टो तो वही है ना जो पहले उन्होंने जिसके थ्रू इलेक्ट हुए. So the policies में तो कुछ चेंजेस आने वाली नहीं है तो बंदा फिगर हेड चेंज होएगा ना. So that is not going to make much difference right. So what I see is what really people are bothered about कि आप उनकी जो पॉलिसी है उनका मैनिफेस्टो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया. They haven't been able to do that for the last 2 years और अगर आप करेंगे जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे
उसके आपको रिजल्ट, उसके फायदे जो है आपको नजर नहीं आएंगे। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी जो है ना अपनी जगह होती है, मगर रियल लोगों को फायदा उस वक्त होता है जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। असलम साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं, तो आप हमसे बहुत पहले यहाँ पे आए थे। कौन से सन में आए थे आप? 70 में। हम 70 में, ये मेरा ख्याल है स्कूलों में थे उस वक्त ना। तो मुझे बताएं कि उस ज़माने में पॉलिटिक्स काफ़ी बेहतर होती थी कि उस ज़माने में भी यही चीज़ें होती थी? नहीं, क्वालिटी लीडरशिप की मुख्तलिफ थी। पार्टी तो यही थी, वही असूल थे। यहाँ पे दो ही बड़ी पार्टियाँ हुआ करती थी उस वक्त। लिबरल अपना वक्त गुजार चुके थे पहले, यानी कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है। लेबर का उठान हुआ और बहुत वो ऑलमोस्ट वही पार्टी रूलिंग पार्टी के नाम से गिनी जाने लगी। ये जो ये उर्दू में इसका तर्जुमा करें, ये जो पार्टी लेबर है, इसको आप ऐसे कि ये तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव पार्टी, और जो रुज्जत पसंद उर्दू का दूसरा लफ्ज़ है, जो पीछे जाने वाले, माजी को देखने वाले, वो कंजर्वेटिव पार्टी, लोग उनको टोरी पार्टी भी कहते हैं। और लिबरल जो है विग्स होते थे, अपना वक्त गुजार चुके, ये ना सेकंड वार, उनका आने का कोई, यानी कि वोट कुछ होंगे उनके लिबरल, लेकिन ये दोनों पार्टी थी जो कि ओनली टू पार्टी सिस्टम होता था, हुकूमतें बनाते थे। लेबर ने जो डिलीवर किया है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जिनके मैं भी ज़ाती तौर पर भी, और या मेरे रंग वाले बंदे डार्क, यही पार्टी थी जिसने ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म किया है, यानी कि कॉलोनीज़ को ख़त्म किया है, नया एजेंडा लेके आए। वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी गरीब आदमी को आवाज़ दी, उनको ऊपर उठाया, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा किया। ये नेशनल हेल्थ जो ये यहाँ की आइकॉनिक चीज़ है, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इसका मुकाबला करे। नेशनल हेल्थ इस तरह का सिस्टम है कि बगैर जब कोई बंदा इलाज के लिए जाए वहाँ पे अस्पताल में, डॉक्टर के पास, जो भी उनका सिस्टम है, कोई नहीं पूछा जाता कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, तुम्हारा रंग, मजहब क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, स्टेटस क्या है। नो, एवरीवन इज ट्रीटेड अक्रॉस द बोर्ड इक्वली। ये लेबर का कमाल है, दुनिया में कहीं कोई ऐसा डिलीवर नहीं कर सका, और यही चला, ये उनका यानी उन्हीं की इजाद है, वो इसको कायम रखे हुए। वगरना ये टोरी दूसरे जो पार्टी हैं आई, उनका तो मतलब था कि इसको ना फेंक दो, क्योंकि इस पर इतना खर्चा हो रहा है। आप देखें 190 बिलियन मिनिमम, ये था, अब और ज़्यादा हो गया होगा, इस पर हर साल खर्च हो रहा है NHS पे। ये 4% पूरी इकानमी की GDP का बनता है। तो इस तरह की इनकी डिलीवरी, और फिर इन्होंने जब हम आए तो इतना तअस्सुब था रेस के बारे में, ह्यूज प्रेजुडिस, वर्किंग क्लास भी बीच में, अपर क्लास भी। अपर क्लास तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो तो आपने नाम, वो तो है ही, यानी कि बड़े रेसस या तंग नज़र थे, बल्कि उनमें से वो पता नाम आपने सुना होगा, ये 70 के बंदा इनेक पावो, बहुत बड़ा लीडर था। वो तो कहता था कि यहाँ पे ये बंदे और ज़्यादा आ गए या आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, और उस वक्त की बातें। और वो वक्त है जब कि कहीं जगह लेने के लिए जब मैं आया तो ओपनली लिखा होता था, कोई लॉ ऐसा नहीं था, लिखा होता था कि यहाँ के काला बंदा या कुत्ता इस होटल में नहीं आ सकते, इस तरह की चीजें। लेकिन असलम साहब अभी तो उन्होंने चेंज किया ना, लेकिन वो अपना जो रशी सोने का आया था। हाँ, वही तो मैं कहती हूँ कि ये लेबर का कमाल है कि लेबर बिकेम इंक्लूसिव पार्टी, सारे रंगदार बंदे उसमें शामिल हुए, और उनका वोट बैंक तगड़ा होता जा रहा था, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, अफ्रीका से आए हुए हैं, क्रिश्चियन हैं, ये जो बाहर के मुल्कों में, वो वोट बैंक उनको एक ही सूरत थी, या वो फना हो जाए ये टोरी, या ये भी अपने आप को बदलें और इंक्लूसिव हो जाए। तो एक दो बंदे इनके अच्छे आए, एक एडवर्ड हीथ था, यानी कि जब मैं आया हूँ तो उसकी हुकूमत थी, और वो टोरी था, इनके कंजर्वेटिव था, लेकिन कंजर्वेटिव में कहते हैं कि उसका सी जो कंजर्वेटिव वो स्मॉल सी था, यानी कि वो लिबरल था इस तरह का। मेरी जो उसने यहाँ पे जब मैं आया हूँ उसके ज़माने में अफ्रीका से बहुत सारे जो अपने एशियन बंदे निकाले गए थे अफ्रीकनों की पॉलिसी से, उसी के ज़माने में आए, और वो बंदा तिड़ गया था अपनी, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के, अगर ये युगंडन वाले नहीं आएंगे आप रिजाइन, पूरी कैबिनेट में दोबारा इलेक्शन करवा दूंगा। युगंडा के एशियन पता है ईदी अमीन जो। शाहिद भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में जो आपकी पार्टी है जिसको आप सपोर्ट करते हैं, उसमें अभी तक सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सा आया था,
और आइंदा कौन सा आप किसको आप देख रहे हैं कि जो आगे पार्टी को लीड करेगा? बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन पहले मैं अपने पेज को कमेंट भाई दिखाऊंगा कि आई थिंक हिस्ट्री बिल्कुल इज ऑब्वियसली हिस्ट्री जो है ना वो फैक्ट्स हैं फिगर्स हैं, आप वो झूठ नहीं बोलती हो एवरीबॉडी इज देयर, बट आई कैन से द अपनी जो कंजर्वेटिव पार्टी हैज चेंज सो मच ओवर द इयर्स, राइट। और टू द फैक्ट इवन देयर ऋषि जो है ना फर्स्ट आप कह लें कि नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर रहा, सीनियर जो है ना अपनी मिनिस्ट्री का पोस्ट साजिद जावेद का देखने आप, number of them actually came through the Conservative Party. So I don't think it is a party now वो जब है वो 30 साल पहले थी, 40 साल पहले थी, 50, obviously which is a positive thing, the party is changing. और दूसरी मैं समझता हूँ जब हमारे लोग अंदर आए हैं तो they actually had impact as well. So obviously this is a positive thing. I feel that the party has changed itself over the time and reoriented itself. So in terms of कहने के obviously मैं समझता कि in terms of directly आपको जवाब दूँ ना कि कौन बेहतर प्राइम मिनिस्टर था, personally I feel David Cameron, I prefer David Cameron amongst others because he had the charisma and he was actually able to, and he had a lot of appeal across the country. लेकिन टाइटल तो आयरन लेडी का जाता है मार्garet thatcher को। हाँ नहीं है, मगर वो तो हिस्टोरिकली कल, मगर उसके भी व्यूज ऐसे थे पर्सनली एज इवन कंजर्वेटिव आई डोंट एग्री विद, especially जो नेल्सन मंडेला के बारे में उसमें ख्यालात था, he's considered as a terrorist when he was as a freedom fighter. तो इस तरह की चीज़ें हैं हिस्ट्री में हुई हैं जो पार्टी ने कही हैं मेंबर्स में, but I think what I rather than looking back, right, I personally want to look forward, right. हमें क्या हो रहा है पीछे जो कुछ हुआ वो तो हुआ है, the question to ask and think and reflect on for all of us is, आइंदा जो हमारे लिए हालात हैं वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं, and who are the right party and the people to actually do that. असल में पता क्या नवीद भाई, यहाँ आप देखेंगे ये जो आजकल की पॉलिटिक्स है ना और जो सिचुएशन है, ये हालात है, they are not the same as 30 years ago. बहुत चेंजेस आई हैं, आ रही हैं, and even more so in the future to come. Number one. दूसरी बात ये कि रेट ऑफ चेंज जो है ना वो बहुत तेज़ हो गई है। पहले चेंजेस होती थी आहिस्ता आहिस्ता होती थी, अब चेंज जो है ना बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। एक दो चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा जो आप देखेंगे कि जिसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे हो रहा है, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी में, सोशल, जो हर लिहाज पे। नंबर वन, यहाँ आप यूके में देखें ना जिस तरफ ट्रेंड्स हो रहे हैं, सारे यूरोप में है, मगर कि हमारा स्कोप जो यूके में है नेशनल लेवल पे, नंबर वन जो हो रहा है वो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। दे आर मेजर इम्पैक्ट और दोनों तरफ से हो रही हैं। नंबर वन क्या हो रहा है कि वी आर लिविंग लॉन्गर, विच इज़ अ ब्लेसिंग, 85 एवरेज है यहाँ की, और विच मीन्स द पीपल आर लिविंग लॉन्गर, उनकी एज रिलेटेड इशूज़ है ना वो भी ज़्यादा आते हैं एज नेचुरली। सो वी नीड, दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू लुक आफ्टर द केयर सेक्टर। जैसे वोकियम में मोर देन 50% हमारा बजट जो है ना अब तो 55 से ज़्यादा हो गया है कि एक्चुअली गोज इन द एल्डरली केयर, and it is increasing by millions every year, right? And all council up and down the country, they are facing the same issue. आप सरी में चले जाएं, आप मैनचेस्टर में चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं ना, every council is struggling, budget constraint हो रही है, डिमांड बहुत बढ़ रही है, मगर सप्लाई यानी फाइनेंसेस है नहीं सपोर्ट करने के लिए, and it is becoming a major issue. Just on that particular, जहाँ पार्लियामेंट में एक कमेटी ने वहाँ 2-3 साल पहले इस पे रिसर्च की थी, उन्होंने कहा था कि ये दिस इशू हैज़ बीन नेग्लेक्टेड फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, कई यानी डेकेड से किसी ने, नो पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू टच दिस, इतना हॉट पोटैटो नहीं होता कोई, हम जल जाएंगे पॉलिटिकली अगर हम उसको छेड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 16 बिलियन पाउंड इंजेक्शन उसको स्ट्रेट अवे चाहिए, एंड देन 8 बिलियन ऑन रेगुलर बेसिस। मसला है कि वो इतना, किसी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कोई स्पेंड कर सकें, मगर द प्रॉब्लम डजंट गो अवे if they actually is not touched. नंबर दो, दूसरी चीज़ जो है ना वो डेमोग्राफिक की बात कर रहा था, दूसरे एंड पे है, यहाँ जो है ना वो आपकी जो फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी लो, यानी यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे ना किया। तो आजकल तो यानी 1.2 और 1.3 के हिसाब से 6 है, और क्योंकि जो नया वर्क फोर्स फ्यूचर के लिए यहाँ से नहीं आएगा, है ना, ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू ग्रो इकोनॉमी या लुक आफ्टर योर अर्ली पीपल, या उसके लिए बंदे चाहिए ना आपको, है ना, अगर आप नहीं हुए तो कहाँ से आएंगे। सो ये दैट इज अनदर इशू, और बंद नहीं आएंगे तो सारे वो लोग जो कंपनी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, दे नीड द टैलेंट, वेयर वुड दे गो आउटसाइड, दे विल इंपोर्ट पीपल, एल्डरली केयर के लिए, लुक आफ्टर के लिए, दे गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन इमिग्रेशन, न्याज जो लगाएंगे ना, सो दैट विल हैव ए पॉलिटिकल इम्पैक्ट, रिफॉर्म इसी को कैपिटलाइज कर रही है।
So all these things are very linked है, they are interconnected, you can't isolate one from the other, right? Number one issue ये major है, and then 8 billion on a regular basis. मसला है कि वो इतना किसी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कोई स्पेंड कर सके। और हर साहब I agree with both दोवें comments ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ then joined in. It's a war ਜਿਹੜੀ war ਹੈਗੀ it's an illegal war ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ICC ਚ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ICC ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਆਲ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੈਟ ਦੇ ਗੈਟ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਰੀਅਲੀ ਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਸਫਰਡ which is really bad and it's not acceptable. The second cheese ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ was about to become more international. ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਮਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਅਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ and they can't allow कि Taiwan जाके attack हो जाए because all the big semiconductor ਜਿਹੜੇ chips ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ and the third thing ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ which has been very good for us in a sense ਕਿ this will actually ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ bases ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ and there is a good chance ਕਿ they will never come back ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਦੇ ਇਜ਼ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਓ they will stand on their own 2 feet which will mean that there will be more of a Islamic Muslim kind of NATO effect with Pakistan and Turkey and the Middle East which will to some extent start to check Israel's ambition. Thank you. Thank you so much. Thank you. आप सब लोगों का क्लोजिंग रिमार्क्स के जमहूरियत अगर आपने देखनी है तो यूके में आकर देखें रूलिंग पार्टी है लेकिन इसके बावजूद चूँकि ये सीटें लूज़ कर गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है यस दिस इज़ माई फॉल्ट कि ये सीटें लूज़ कर गए हैं लेकिन हम इसको आगे लेके जाएंगे और वापस सीटें लेके आएंगे और जो वोट के मुतल्लक है कि जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती लेट्स मेक ए प्रे कि अल्लाह ताला पीस हो और सब कुछ अमन हो कि जो जंग में ज़्यादा जो मर जाए जो ज़्यादा पिसते हैं ना वो गरीब पिसते हैं चाहे वो कहीं भी हो पाकिस्तान में हो अमेरिका में हो ईरान में हो इसलिए अल्लाह ताला इस जंग को ख़त्म करे और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे थैंक यू सो मच